हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी हमने फिनिश किया था, तो वो वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया टोटल। तो अब हम बात करेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में हम बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि जो केमिस्ट्री का नेचर है। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री के नेचर के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री का नेचर इज टोटली कंसर्न विद योर चेंज। ठीक है, केमिस्ट्री का जो नेचर है दैट इज टोटली कंसर्न विद योर चेंज। मीन अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे तो केमिकल रिएक्शन जब होता है, कैसे पता लगता है हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने 10th में पढ़ा हुआ है। मीन जब फॉर्मेशन ऑफ पीपीडीज होता था, चेंज इन कलर होता था, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना केमिकल रिएक्शन में किस तरह चेंजेस आ रहा है, तो दैट इज अ केमिस्ट्री। ठीक है, दैट इज अ केमिस्ट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोई सबस्टांस लेते हैं, ठीक है, कुछ भी सबस्टांस लेंगे जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज सपोज करो हमारे रिएक्टेंट होंगे। अब रिएक्टेंट क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उनका जो प्रॉपर्टीज होगा दैट इज टोटली डिफर फ्रॉम योर रेक्टेंट। ठीक है, अब देखो जो केमिस्ट थे, केमिस्ट ने क्या मेजर, उन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में तीन चीज़ें ट्राई किया टू फाइंड आउट। देखो फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया, फाइंड कि फिजिबिलिटी, जो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का फिजिबिलिटी, आपका रिएक्शन फिजिबल है भी है या नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता था, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, वो डिपेंड करता था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमारा नेगेटिव है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और आपका रिएक्शन क्या होता है उस टाइम, फिजिबल। और अगर आपका रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस टाइम आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होता है, फिजिबल नहीं होता। ठीक है, सेकंड उन्होंने बात किया एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन हमने किस में डिस्कस किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में, हमने आपने पढ़ा होगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन आपके कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। थर्ड, उन केमिस्ट क्या फाइंड करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के बारे में, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किस तरह से कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, और कुछ मॉडरेट रिएक्शंस होगा। ठीक है, अब जो स्पीड होगा रिएक्शन का वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, इस केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब जो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी रिएक्शन का डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, टू स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो अब देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिया, अब उसमें कुछ रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उनकी जो कंसंट्रेशन होगा उसमें भी तो कुछ चेंज आएगा ना। तो हमारे जो रिएक्टेंट होगा उनका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, और हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। So that is a reaction of a rate. That is the definition of a rate of chemical reaction. It is a change in the concentration of any one of the reactant or products per unit time. ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज आना, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आना, आइदर आपके रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हमने देख लिया था कुछ, मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास रिएक्शंस फास्ट होती हैं और कुछ स्लो रिएक्शंस और कुछ मॉडरेट रिएक्शन, उनका एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास कुछ जैसे फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर हम लेते हैं आपका सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3।
अब ये जो ये रिएक्शन होगा ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। एज सुन एज यू ऐड AgNO3 टू द NaCl, इट गिव्स योर AgCl वाइट PPDs, ठीक है। इनका कलर क्या होता है, वाइट कलर के PPDs होते हैं। और जैसे आप AgNO3 को NaCl में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ऑन द स्पॉट हमारे बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है और AgCl के PPDs मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, फास्ट रिएक्शन का। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है हमारे पास, जो क्या, अब बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन फास्ट रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन होगा? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है हमारे पास, एक स्लो रिएक्शन है। क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहता है हमारे पास। इसी तरह अगर हम डायमंड जो होता है, डायमंड कन्वर्ट होता है हमारा ग्रेफाइट में, ठीक है, डायमंड कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट में, दैट इज़ आल्सो वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि जो डायमंड जब कन्वर्ट होता है ना ग्रेफाइट में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में बात किया करते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन में हमारे पास आ जाएगा इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये एक हमारे पास मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन है। तो पता लग गया हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखो, अगर हम कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। और कितना, सपोज करो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, वो फॉर्मेशन कर रहा है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। और सपोज करो एट टाइम T1 जो आपका रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, R1 है, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास P1 है। और अगर आपका टाइम चेंज होता है, क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है तो टाइम धीरे धीरे चेंज होगा, अगर आपका टाइम क्या होता है T2 हो जाता है, और जो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो R2, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, P2 हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा टी, अब आपको पता है चेंज अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1, ये टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर आपको रिएक्टेंट में चेंज फाइंड करना है तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 - R1। और अगर आप प्रोडक्ट में चेंज फाइंड करना है P2 - P1। ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये इंडिकेट करती हैं हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ये इसका मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का वे है जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करना तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। देखो, जब हम ये, अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं R2 - R1, और ये इसको, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं T2 - T1। अब ये देखो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस मीन जो वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का नेगेटिव में आएगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्योंकि जब हमें ओवरऑल जो रेट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब हम, इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है गाइज। अब देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज अ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अब ये जो एक्सप्रेशन हुआ R2 - R1 डिवाइडेड बाय T2 - T1, इसको हम एवरेज रेट भी कहते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट, ठीक है। जब हम एवरेज रेट फाइंड करते हैं तब हम ये वाला एक्सप्रेशन, तब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टाटेनियस रेट, ठीक है। उस टाइम हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, तब हम डी एक्स बाय डी टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं आगे। अब देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास रेट को किसी रिएक्शन के रेट को लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे हम। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5, PCl5 ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा PCl3 प्लस Cl2 में। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्री डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, PCl5 का अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट का लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 प्लस और Cl2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन।
अब देखो, अब मैंने बोला कि अगर आपको फाइंड करना है इंस्टाटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टाटेनियस रेट का मीनिंग क्या होगा, जब हमें एट एनी टाइम रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना पड़े, ठीक है। एवरेज रेट में क्या होगा, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे T1 और T2 हमें गिवन थे, उस पे हमें रेट को फाइंड करना था। बट इंस्टाटेनियस पे हमें क्या होगा, एट एनी टाइम हमें क्या करना है, रेट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। वो हम आगे जब ग्राफिकल वे में हम डिस्कस करेंगे उसको भी। अब देखो, इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं, जो आपका एवरेज रेट में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इस तरह भी लिख सकते डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये एवरेज रेट को डोनेट करता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एवरेज रेट को। लेकिन अगर हमें क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस लिखना है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, जो ये डी डेल्टा है इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी एक्स बाई डी टी से, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है तो यही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और जब डेल्टा टी अप्रोच करता है ज़ीरो, हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस सिलेक्शन में लिखेंगे, स्मॉल चेंज में, ठीक है। जब कोई भी स्मॉल चेंज होती है तब हम डी एक्स बाई डी टी लेते हैं, ठीक है। या फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, हमारा जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। उस टाइम हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, एक्सप्रेस करेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन को। अब रेट आपको पता, रेट तो आपको पता लग गया कि रेट किसके बराबर होगा, डी एक्स बाय डी टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो, अब कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास ए प्लस बी क्या दे रहा है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा P प्लस क्यू। अब इसका रेट फाइंड करना है, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस करने का वे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये तो, इसमें तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, बट अगर सर, बच्चा कह रहा है कि सर अगर यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए तो फिर हम किस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका भी मेथड है। उस मेथड में हम क्या करेंगे, उस मेथड में क्या करेंगे, सपोज करो ये आ गया हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इस मेथड में जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिमिलर सेम होगा। क्या, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस, हम क्या करेंगे, जो ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको हम डिवाइड कर देंगे आपका इक्वेशन में। हम क्या लिखेंगे, माइनस वन बाय ए डी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस वन बाय डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का मेथड, ठीक है। ये होगा जब हमें स्टाइकोमेट्री गिवन है, और ये हमें हो गया आपका सिंपल रिएक्शन जब गिवन हो, ठीक है। तो ये पता लग गया। अब नेक्स्ट हो गया हमारे पास मेथड, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, मेजरमेंट करने के हमारे पास ग्राफिकल मेथड रहता है। अब ग्राफिकल मेथड में किस तरह हम रिएक्शन के रेट को फाइंड करते हैं। अब जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस आपका टाइम के बीच में ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब पहले हम केस लेते हैं रेक्टेंट का। ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, इस साइड ये आपका टाइम वाला एक्सिस आ जाएगा, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन वाला एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास रेक्टेंट थे, रेक्टेंट के केस में क्या होता था, रेक्टेंट के केस में हमारा जो ग्राफ आता था वो किस तरह आएगा, क्योंकि रेक्टेंट के केस में हमारा जो नंबर, रेक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्शन में स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम, बाद में धीरे धीरे रिएक्शन की रेक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा कुछ, मीन्स आपका जो रेक्टेंट है उसका अमाउंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है।
और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अब क्या कहता है यहाँ पे, इस पॉइंट को मान लो सेंटर ओ, और यहाँ पे मान लो ये ए पार्ट है और ये आपका बी है। अब क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है आपको। कहता है किसी एक एट एनी पॉइंट ऑफ द दिस, किसी भी जगह आप इस पॉइंट पे कर लो, इस पॉइंट पे कहीं पे भी आपको इसका रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सपोज करो हम इस पॉइंट पे रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम एक ना टेंजेंट ड्रा करेंगे इस पे। ठीक है, टेंजेंट की हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे। अब जब स्लोप निकल जाएगा, वो जो स्लोप निकालेंगे वो हमारे पास क्या मिलेगा, आपका रेट ऑफ फ्रैक्शन। अब सपोज करो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं इस फ्रैक्शन पे, ये टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है, जब ये एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमारे पास एंगल थीटा मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फाइंड करने का जो मेथड होगा वो क्या होता है, हमारे पास स्लोप किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स में हम फाइंड करते हैं। तो टैन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को आप किससे डोनेट करते हो, डेल्टा एक्स से, क्योंकि इस पार्ट को क्या ले लो आप, डेल्टा एक्स, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, डेल्टा टी। तो डेल्टा बेस क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए, और बेस क्या है, ओ बी। ठीक है, तो इसको ओ ए क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स, और ओ बी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। इधर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आपको स्मॉल, अब यहाँ पे तो आप इंस्टाटेनियस पार्ट कर रहे हो, तो इंस्टाटेनियस के लिए हम क्या करते थे, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो ये आपका मिल गया आपको रेट ऑफ फ्रैक्शन इन केस ऑफ योर रेक्टेंट। ये कौन सा किसका ग्राफ आएगा आपका, रेक्टेंट का। नो सपोज अगर आपको प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रा करना है, तो आप देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का ड्रा कर देंगे। इस साइड क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, इस साइड आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट के केस में आपका क्या होता था, प्रोडक्ट के केस में ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ इस तरह आ जाएगा, ऊपर वाली साइड चला जाएगा। अब सपोज करो इस पॉइंट पे हमें कहा जाता है कि आप फाइंड करो इंस्टेंटेनियस रेट, तो सॉरी, हाँ, आपको रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है एट एनी टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे यहाँ से जो इस पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को टच करना चाहिए वो। ठीक है, जब टेंजेंट ड्रा करेंगे उसके बाद हम यहाँ से एक एंगल फाइंड करना है हमें, टैन थीटा। हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, ये आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू, ये ओ मान लो, इसको ए मान लो, और ये पॉइंट आपका बी हो गया। तो टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ओ ए अपॉन ओ बी। तो ओ ए क्या है हमारे पास, ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी। तो ये हमें मिल गया मेथड्स फाइंड करने का आपका, रेट ऑफ अ रिएक्शन, हाउ टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये तो हो गया रेट ऑफ फ्रैक्शन। अब बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन को। तो फर्स्ट बात करते हैं हमारा किसका हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। अब देखो सर, कहते हैं कि सर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करेगा। अब क्या करते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं कोई, हाँ, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ट्वाइस टाइम NO2 प्लस O2 गिव्स अस, ये हमें दे देगा ट्वाइस टाइम NO2। ठीक है, इसी तरह एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं, CO2 प्लस O2 गिव्स अस ट्वाइस टाइम CO2। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये हमारा स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिपेंड करेगा, कैसे इफेक्ट करता है। अभी देखो NO2 का प्रॉपर्टीज डिफर होगा, CO2 का प्रॉपर्टीज डिफर होगा, तो ये दोनों रिएक्टेंट डिफर हो गए ना। देखने में तो ये रिएक्शन सिमिलर लग रहे हैं, बट जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनका प्रॉपर्टीज तो डिफर है ना। उससे क्या करेगा, वो रेट को इफेक्ट करेंगे। कुछ देखो अब यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होता है, एनर्जी का भी रोल आएगा। कुछ केसेस में एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है, फास्ट होता है। तो उस जहाँ पे फास्ट होगा तो दिस मीन हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको स्लो रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी हाई करना पड़ेगा ताकि आपका रिएक्शन फास्ट हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे मेकिंग और ब्रेकिंग, जो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड रिएक्शन में देखा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, पता लग गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करेगा। सेकंड हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी आपने पीछे ग्राफ में देखा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है
वो डायरेक्टली आपका इफेक्ट करेगा किसका, डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का हाई होता है, और जब आपका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हाई होगा और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। क्योंकि आपका बाद में क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और जब फुली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो आपका तो वो जो रिएक्शन होगा वो फिर बाद में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, बाद में रिएक्शन स्टॉप भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थर्ड टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टेम्परेचर से भी जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टेम्परेचर के साथ आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब ये माना जाता है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करते हो तो हमारे जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है गाइस, मीन 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हो तो आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, पता लग गया कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। फिर बात करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का। अगर लार्जर सरफेस एरिया है हमारे पास, जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारे पास वुड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप वुड को कट कट करते हो, ठीक है, जब कट करते हो पीसीस में तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट भी क्या करेगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसी तरह कुछ रिएक्शंस हमारी क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ से भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा आपका किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे भी, रेडिएशंस पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो ये तो था आज हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फ्रैक्शंस। तो क्या क्या हमने आज डिस्कस किया है, तो फर्स्ट तो हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, मीन आपका चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने बात किया रिएक्शन का कितने टाइप का रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है और मॉडरेट रिएक्शन होता है। फिर वन बाय वन का एग्जाम्पल देखा है। फिर हमने कैसे रेट ऑफ फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा क्या, ठीक है, मैथमेटिकली उसको उसको एक्सप्रेस किया। ठीक है, फिर हमने बात किया कैसे हम उसको केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ का अगर किसी पॉइंट पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे टेंजेंट को ड्रा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हम tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट में हमने देखा आपका कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और रेडिएशन और कैटलिस्ट देखा। ओके गाइस, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हूँ। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैंने अपना यहाँ पे नंबर दे रखा है, अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आप कभी भी मेरे को कॉल करके मेरी ईमेल आईडी पे कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके गाइस, और अगर आपको हमारे लेक्चर सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।